कभी भारत का सबसे चमकता हुआ स्टार्टअप बायजूस 2022 में लगभग $22 बिलियन की वैल्यूएशन पर था। निवेशक, मीडिया और नेता सब ने इसे नेक्स्ट बिग थिंग कहा। आज वही कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऑडिटर्स इस्तीफा दे रहे हैं, $1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर कोर्ट में केस चल रहे हैं और हजारों कर्मचारियों की तनख्वाह अटक गई है। क्यों और कैसे, देखेंगे आज के वीडियो में। बायजू रविंद्र का जन्म केरल के एक छोटे से गांव अजीकोदे में 5 जनवरी 1980 को हुआ, जहां उनके माता पिता फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर थे और उन्होंने एक मलयालम मीडियम स्कूल से पढ़ाई की। फिर कॉलेज के दिन उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर में बिताए, जहां उन्होंने बीटेक इन मैकेनिकल की डिग्री हासिल की। कॉलेज के बाद बायजू ने एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम किया, पर साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। 2003 में उन्होंने कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल हासिल किए, जो कि फिर उनके लिए लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी बना। इसके बाद उन्होंने 2005 से 6 के बीच प्राइवेट ट्यूशंस और कैट क्लासेस लेना शुरू किया। पहली क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जल्दी क्लासेस ऑडिटोरियम में बदल गई और ये ऑडिटोरियम सीधे स्टेडियम तक जा पहुंचे। फिर 2011 में बायजू और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ, जो कि उनकी पहली स्टूडेंट भी थी, दोनों ने मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी, ताकि वीडियो बेस्ड टेस्ट प्रिपरेशंस और K-12 लर्निंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफर किए जा सके। और 4 साल कंपनी को चलाने के बाद फिर 2015 में थिंक एंड लर्न ने बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया, एक मोबाइल फर्स्ट इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें एनिमेशन, क्विजेस और एडेप्टिव लर्निंग मिक्स था। इस मॉडल में भारत ने इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ने के साथ जोरदार एक्सेप्टेंस पाया। 2018 तक बायजू ने 15 मिलियन यूजर्स और 9 लाख पेड यूजर्स हासिल किए और उसी साल इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया। मार्केटिंग में भी भारी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने SRK को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। SRK ने भी जमकर ब्रांड प्रमोशन किया और फिर कोविड-19 लॉकडाउन ने पूरी कहानी बदल दी। ऑनलाइन पढ़ाई की मांग तेजी से बढ़ी और बायजूस को रॉकेट लाइक ग्रोथ मिल गया। बायजूस की शुरुआती सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, इस ग्रोथ को सस्टेन कैसे किया जाए। ऑनलाइन लर्निंग का मार्केट तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा था। इसके दबाव में बायजू ने 2020 से 21 के बीच एक बोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहले 2020 में बायजूस ने कोडिंग फॉर किड्स स्टार्टअप व्हाइट हैट जूनियर को करीब $300 मिलियन में खरीद लिया। उस समय कोडिंग को फ्यूचर स्किल बताया जा रहा था और व्हाइट हैट जूनियर एग्रेसिवली पेरेंट्स को टारगेट कर रहा था। बायजूस ने सोचा कि कोडिंग को अपने इकोसिस्टम में जोड़ने से बच्चों की लर्निंग जर्नी पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाएगी। इसके बाद 2021 में तो जैसे खरीदारी की लिस्ट ही बन गई। ग्रेट लर्निंग, जो हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल अपस्किलिंग में काम करती थी, उसे करीब 600 मिलियन में एक्वायर किया गया। इसका मकसद था कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल तक पहुंचना। उसी साल यूएससी किड्स रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक को लगभग 500 मिलियन में खरीद लिया गया, ताकि बायजू अमेरिका मार्केट में बच्चों तक अपनी पकड़ बना सके। इसके अलावा टॉपर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में जाना माना नाम था, उसे भी करीब 150 मिलियन में अपने अंडर कर लिया। और बच्चों की लर्निंग ऐप ऑस्मो, जिसे बायजूस ने पहले ही एक्वायर कर लिया था, ये डील करीब 120 मिलियन में हुई थी। ऑस्मो एक यूनिक मॉडल लाता था जो पेरेंट्स और किड्स के बीच काफी पॉपुलर था। बायजूस का विजन ये था, अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल से कोडिंग सीखे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉपर से प्रिपेयर करे, कॉलेज ग्रेट रनिंग सबस्किल करे और यूएस में एपिक से पढ़ाई करे, तो हर स्टेज पर बायजूस ही उसका पार्टनर बनेगा। यानी ये एक्विजिशन सिर्फ छोटे मोटे डील्स नहीं थे, ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी थी, ताकि हर स्टेज, ग्रुप और सब्जेक्ट और जियोग्राफी में बायजूस का नाम हो। लेकिन सवाल ये भी था कि इतनी बड़ी खरीदारी का बोझ, उनकी इंटीग्रेशन आखिर बायजूस संभालेगा कैसे। बायजू का गोल्डन फेज 2020 से 21 को माना जाता है। कंपनी हर जगह दिख रही थी, IPL के मैदानों पर, क्रिकेट टीम की जर्सी पर और टीवी एड्स में शाहरुख खान की आवाज गूंज रही थी। इस दौरान बायजूस ने वैल्यूएशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2021 तक कंपनी $22 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गई और दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक बन गई। इन्वेस्टर्स पैसों की बारिश कर रहे थे। टाइगर ग्लोबल, सीक्वा, जनरल एटलांटिक जैसे बड़े नाम लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस ग्रोथ का दूसरा पहलू भी था। 2020 से 21 में बायजूस का रेवेन्यू करीब 2200 करोड़ रुपए, लगभग 300 मिलियन तक पहुंचा, लेकिन साथ ही लॉसेस भी तेजी से बढ़ने लगे। कैश बर्न रोकने के लिए बायजूस ने कॉस्ट कटिंग शुरू किया। 2022-23 में ही 5000 प्लस एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया। सेल्स और सपोर्ट टीम को सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, स्टेक होल्डर्स भी अनईजी हो गए। कई इन्वेस्टर्स ने बोर्ड से सवाल उठाया और मीडिया सर्वे बढ़ गई। बायजूस, जो कल तक इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी था, अब फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट और गवर्नमेंट क्राइसिस की हेडलाइन बनने लगी। बायजूस की फाइनेंशियल मुश्किलें 2022 के बाद और गहरी होती चली गई। कंपनी ने अपनी रैपिड एक्सपेंशन और एक्विजिशंस को फंड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा लिया था। सबसे बड़ा लोन था 1.2 बिलियन का टर्म लोन बी, शॉर्ट में TLB, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से रेस किया गया था।
लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने में दिक्कत और लगातार बढ़ते लॉसेस की वजह से लोन रिपेमेंट में डिलेस होना शुरू हुए। इससे क्रेडिटर्स नाराज हो गए और बायजूस पर लीगल केसेस भी होने लगे। 2023 में बायजूस और उसके लैंडर्स के बीच बड़ा क्लैश हुआ। लैंडर्स ने कंपनी पर डिफॉल्ट का आरोप लगाया, जबकि बायजूस ने उन्हें प्रीडेटरी और अनफेयर प्रैक्टिसेस का दोषी ठहराया। यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट्स तक पहुंच गया और ग्लोबल हेडलाइन बनने लगा। साथ ही इन्वेस्टर्स का प्रेशर भी बढ़ने लगा। कई मार्केट इन्वेस्टर्स जैसे सीक्वा कैपिटल्स, प्रोजूस, ब्लैकाथॉन, इन सब ने या तो अपनी हिस्सेदारी कम कर दी या बायजूस गवर्नेंस पर खुलेआम सवाल उठाए। कुछ ने तो कंपनी के बोर्ड से भी रिजाइन कर दिया। फाइनेंशियल स्ट्रेस और गवर्नमेंट क्राइसिस ने मिलकर बायजूस की क्रेडिबिलिटी को गंभीर झटका दिया। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप, जिसका कभी 22 बिलियन का वैल्यूएशन था, अब लोन डिफॉल्ट, लॉसूट्स और इन्वेस्टर एग्जिट से कहानी बन चुकी थी। ऑपरेटिंग लॉस उस समय 27 करोड़ रुपए से ज्यादा था, यानी जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा खर्च कर रहे थे। एक्विजिशंस के बाद इंटीग्रेशन की चुनौती सामने आई। व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर, ग्रेट लर्निंग और एपिक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सिंक करना आसान नहीं था। साथ ही एग्रेसिव मार्केटिंग पर अरबों रुपए खर्च हुए। सिर्फ क्रिकेट स्पॉन्सरशिप और एड कैंपेन पर ही लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे झोंक दिए गए। बायजूस की ग्रोथ सच में रॉकेट जैसी थी। ऊपर तो जा रही थी, लेकिन फ्यूल भी उतना ही तेजी से जल रहा था। प्रॉफिट कहीं पीछे छूट चुका था। 2022 आते आते बायजूस की रॉकेट राइड में दरारें साफ दिखने लगी। जिन एक्विजिशंस पर अरबों डॉलर खर्च हुए थे, उनका इंटीग्रेशन स्मूथ नहीं था। व्हाइट हैट जूनियर पर टॉक्सिक वर्क कल्चर और मिस सेलिंग प्रैक्टिसेस के आरोप लगे। कई पेरेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि बच्चों को जबरदस्ती कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। इधर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ने लगी। बायजूस ने 2020 से 21 का फाइनेंशियल रिपोर्ट 18 महीने देरी से फाइल किया, जिससे इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स दोनों को शक हुआ। जब नंबर्स फाइनली सामने आए तो सबको एक बड़ा शॉक लगा। रेवेन्यू बड़ा जरूर था, लेकिन लॉसेस 3 गुना उछलकर 4,500 करोड़ रुपए के पार पहुंच गए थे। 2023 से बायजूस का पतन तेजी से शुरू हो गया। सबसे बड़ा असर दिखा एम्प्लॉयज पर। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के नाम पर लगभग 5000 से ज्यादा वर्कर्स की छटनी की। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, जहां अचानक जॉब लॉस और सैलरी डिले की कहानियां सामने आई। फिर आया वैल्यूएशन क्रैश। जहां 2021 में बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन थी, वहीं 2023-24 तक इन्वेस्टर्स ने इसकी वैल्यू 90% तक गिरा दी। प्रोजूस ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बायजूस की गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। इसी बीच इन खबरों ने भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ईडी ने बायजूस के ऑफिसेज पर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन फीमा केसेस के आरोपों में रेड की। कंपनी पर आरोप लगा कि फॉरेन फंडिंग को लेकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। रेड में $500 मिलियन से ज्यादा की इरेगुलरिटी पाई गई। इतना ही नहीं, कई स्टेट लेवल अथॉरिटीज ने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कंप्लेंट के बाद बायजूस की एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स की जांच शुरू की। पेरेंट्स का कहना था कि कंपनी ने बच्चों को एनरोल करने के लिए मिस सेलिंग और फॉल्स प्रॉमिसेस का इस्तेमाल किया है। लेऑफ्स, वैल्यूएशन क्रैश और गवर्नमेंट प्रॉब्स बायजूस के लिए ट्रिपल ब्लो साबित हुआ। अब यह साफ दिखने लगा था कि कंपनी की गोल्डन एज ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। 2024 में बायजूस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास लोन रिपेमेंट्स और सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं बचे। लैंडर्स ने कंपनी के खिलाफ केस दायर करना शुरू किया। यूएस के लैंडर्स ने आरोप लगाया कि बायजूस ने टर्म लोन की शर्तों का पालन नहीं किया है। आखिरकार नेशनल कंपनी लॉसूट ट्रिब्यूनल NCLT ने बायजूस के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्वीकार की। इसका मतलब था इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप अब बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि बायजूस ने कई इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट्स नहीं किए हैं, जबकि कंपनी लग्जरी मार्केटिंग और बड़े ऑफिसर्स पर अच्छा खासा खर्च कर रही थी। यह एक सिंबॉलिक फॉल था। जहां 2021 में बायजूस को इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप कहा जाता था, वहीं 2024 में इसे इंडियाज बिगेस्ट स्टार्टअप कोलैप्स कहा जाने लगा। स्टूडेंट, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर्स तीनों ही ग्रुप इस डाउनफॉल से इफेक्ट हुए। पेरेंट्स को लगा कि उन्होंने जिस ड्रीम एजुकेशन कंपनी पर भरोसा किया था, वो केवल सेल्स ड्रिवन बबल निकला। बायजूस की स्टोरी ने साफ कर दिया कि वैल्यूएशन और हाइप पर बनी कंपनीज सस्टेनेबल नहीं होती है। प्रॉपर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन इंपैक्ट ही किसी स्टार्टअप को लंबा चलाते हैं। बायजूस की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। स्टार्टअप की दुनिया में वैल्यूएशन को सक्सेस से कंपेयर करना, ये सोच बहुत आम हो गई है, लेकिन असलियत ये है कि वैल्यूएशन एक नंबर है, वैल्यू नहीं। बायजूस ने करोड़ों बच्चों और पेरेंट्स का भरोसा जीता, लेकिन ओवर एक्सपेंशन, गवर्नेंस की कमी और एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स ने इसे बर्बाद कर दिया। आज ये हमें याद दिलाता है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हमेशा क्वालिटी एजुकेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी से आती है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे और मार्केटिंग से। किसी भी स्टार्टअप का असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट टफ हो और पैसों की सप्लाई कम हो जाए, और सबसे जरूरी, ट्रस्ट खोना पैसे खोने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बायजूस की राइज और फॉल इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। यह कहानी आने वाली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को सिखाती है कि हाइप और हेडलाइन से बड़ी चीज है ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन एंड रियल इम्पैक्ट। शायद बायजूस दोबारा खड़ा हो पाए या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कोलैप्स हमेशा एक केस स्टडी बनकर याद रखा जाएगा।